स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो सके, बुद्धि का विकास हो सके और मन मजबूत हो सके, ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। नमस्कार, धरती धरोहर में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं तरुण व्यास और शिक्षा की बात करते हैं आज, कुछ ज्ञान की बात करते हैं आज, और ऐसे ही एक शख्सियत मेहमान जो हैं उनसे मुलाकात करते हैं आज, जिन्होंने बच्चों के लिए अपना जीवन, यूँ कहें पूरा जीवन ही न्यौछावर कर दिया। बच्चों को बहुत, जो कहते हैं ना, छोटे छोटे बच्चों को जब फाउंडेशन दी जाए तो आगे चलकर वो अच्छे इंसान बने, वहाँ तक शिक्षा जो है, शिक्षा सिर्फ किताबों की नहीं है, शिक्षा जीवन में कैसे हमें जीना है वो सब कुछ सीखना बचपन से ही शुरू हो जाता है। तो ये सब बातें जब सिखाते हैं तो हमारे शिक्षक होते हैं। तो आइए स्वागत करते हैं ऐसे ही शिक्षक का, जो कि हैं निशा कुमावत जी। बहुत सालों से आप शिक्षा में हैं और लोगों को पढ़ा रहे हैं, बच्चों को बता रहे हैं जीवन कैसे जीना है, और आज हमें बड़ी खुशी है कि आप धरती धरोहर के मंच पर हैं। बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। धन्यवाद आपका और दूरदर्शन का कि मुझे इस मंच पर बुलाया, और मैं भी बहुत ही गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि मैं धरती धरोहर की एक पात्र बन के यहाँ पे आई हूँ और अपनी बात दुनिया तक पहुँचा सकती हूँ इस मंच के जरिए। आप बच्चों को बहुत तरीके से, बहुत बच्चों के साथ साथ परिवारों को बहुत तरीके से बताते हैं कि कैसे शिक्षा लेनी चाहिए और कैसे बच्चों को समझना चाहिए। तो सबसे पहले आपके बचपन से ही शुरू करते हैं। निशा जी, कैसा बचपन था, कहाँ बीता, कुछ बताइए। जी, मेरा बचपन वैसे देखा जाए तो दिल्ली से लेकर, मेरे पापा बैंक में थे तो फिर हम थोड़ा सा ट्रैवलिंग का ही रहा, और फिर हम जयपुर आ गए। जयपुर में मेरा मोस्टली बचपन बीता है। इवन मैंने एमएससी अपनी पढ़ाई वगैरह सब यहीं से करी हैं। और बचपन में मैं थोड़ा सा नटखट हुआ करती थी क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी थी, और लेकिन मेरे माँ बाप और भाई बहनों का प्यार मुझे इतना मिला था कि मुझे किसी चीज़ की कमी नज़र नहीं आई। और वही चीज़ है जो मुझे लगता है कि मैं सोशली इमोशनली अब डेवलप होकर कॉन्फिडेंटली मैं यहाँ पे आपके सामने आ पाई हूँ। जी, तो आपका जो बचपन में, आपने कहा नटखट बहुत हुआ करते थे, बच्चे तो नटखट ही होने चाहिए, थोड़ी थोड़ी शरारत होनी चाहिए। तो कुछ ऐसी कोई बातें याद आती है कि आपने कुछ स्कूल में कुछ ऐसे फंक्शंस में कुछ ऐसी शरारत की हो, या फिर घर पे की हो, या कोई ऐसी सांस्कृतिक गतिविधियों में आपने बहुत पार्टिसिपेट किया हो? जी, मैं स्कूल में बहुत ही डिसेंट और बहुत ही सिंसियर बच्ची थी, और स्कूल में जो भी बताया जाता था मुझे, मैं बिल्कुल उसका टाइम टू टाइम लेकर जाना, पढ़ना, अपनी पढ़ाई को रेगुलेट करना अपने हिसाब से टाइम मैनेजमेंट करके। लेकिन घर पे मैं थोड़ी सी शैतानी ज़्यादा कर लेती थी क्योंकि मैं, जैसे मैंने बताया, सबसे छोटी थी। तो कई बार जो भी लाइक आते हैं गेस्ट वगैरह, तो उनके सामने मुझे ऐसा लगता था कि हाँ, मैं उन सब मुझे देखें और मैं उनके सामने कुछ करके दिखाऊं। लाइक अभी के टाइम पे डिफरेंट हो गया है, यहाँ पे पेरेंट्स बोलते हैं कि बच्चा आप कुछ गेस्ट के सामने करके बताइए, बट मुझ में एंथुजियाज्म इतना था, कॉन्फिडेंस इतना था कि मैं आगे से ही बोल देती थी कि मैं क्या आपके सामने डांस करके बताऊं, मुझे ये कविता आती है, क्या मैं ऐसे बताऊं। तो उस तरह से, और कभी भी कुछ मम्मी ने भी कुछ कह दिया तो जल्दी से दूसरी तरफ से भाग जाना, और फिर आके अपना वही काम जो मैं शैतानी कर रही थी उसमें कंटिन्यू करना, तो वो चलता रहता था। तो इन शैतानियों के बीच हर बच्चा एक बात अपने मन में सोचता है कि मैं बड़ा होकर ये बनना चाहता हूँ या चाहती हूँ। आप क्या चाहते थे? जी, मेरा ये था कि मैं कुछ भी करूं, मैं अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करूंगी। एक मैंने ये लक्ष्य अपना बना रखा था, और शायद इसीलिए मैं पढ़ाई में भी अपना पूरा जी तोड़ मेहनत करती थी। सुबह उठना, और रात को तो मैं ज़्यादा नहीं जग पाती थी, लेकिन सुबह मैं बहुत ही टाइमली उठकर और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू करके, और मेरा ये था कि साइंस लिया है तो मैं शायद पीएमटी कर लूँ, डॉक्टर बन जाऊँ। तो मेन ऑब्जेक्टिव था मैं समाज को कुछ दूं, सेवा करूं। तो अगर मैं डॉक्टर नहीं बन पाई किसी रीज़न से, तो अभी मैं इस मुकाम तक पहुंच गई हूं कि मेरी जो समाज सेवा है वो कंटिन्यू है, और मैं इस शिक्षा के जरिए और शिक्षक बन के मैं अपने जो भविष्य हैं, अपन बोलते हैं बच्चे ही अपने आने वाला भविष्य हैं, तो उसको मैं सुधारने में मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत ही अच्छा काम कर रही हूँ, जो कि नोबल प्रोफेशन में मैं गिनती हूँ टीचिंग को। तो इसमें मुझे सफलता हासिल हुई। जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जैसे हम देखते हैं ना कि एक बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, वो जब स्कूल जाता है, शुरुआत में तो आजकल ये होता है कि स्कूल में बैठना कैसे जाता है वो सिखाया जाता है, उसमें कुछ गेम्स होते हैं, धीरे धीरे वो उसका विकास होता है, फिर आगे बढ़ता जाता है, लेकिन फाउंडेशन बहुत ज़रूरी है।
तो इस पे बात लेते हैं कि बच्चों को हम जैसा बच्चे घर में देखते हैं वैसा ही वो इम्प्लीमेंट करते हैं, तो कैसे घर से बच्चे को पहली बार स्कूल के लिए ले जाएं, तो उस बारे में थोड़ा समझना बहुत ज़रूरी है। जी डेफिनेटली, लाइक घर, ये तो बहुत ही मेन प्रॉब्लम है पेरेंट्स के लिए, जो कि अपन बोलते हैं यंग पेरेंट्स। तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यही होती है कि क्या ये मेरा बच्चा स्कूल आने पर रोएगा। और कई बच्चे ऐसे होते हैं बिल्कुल स्कूल में आए हैं और अच्छे से उन्होंने घूम लिया है और बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, लेकिन फिर भी वो जब नेक्स्ट डे बिल्कुल तैयार होकर यूनिफॉर्म में स्कूल आ रहे हैं तब वो हो सकता है उनका मूड एकदम डिफरेंट हो। और कई बच्चे बिल्कुल अपोजिट होते हैं। तो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट, अपन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कौन सा बच्चा कैसे रिएक्ट करने वाला है। लेकिन अपन जिस पे काम कर सकते हैं वो उनकी साइकोलॉजी है कि घर से ही अगर अपन उनको इस तरह से पॉजिटिव वर्ड्स फॉर स्कूल कि स्कूल बहुत अच्छी जगह है, वहाँ पे टॉयज़ मिलेंगे, टीचर्स, तो आप टीचर से मिल के आए थे तो कितनी अच्छे से उन्होंने गेम खिलाए थे, तो वो बहुत अच्छी अच्छी एक्टिविटीज़ करवाते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखने की ज़रूरत है पेरेंट्स को, कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन ना दें, फॉल्स प्रॉमिस ना करें कि आप स्कूल जाएंगे रोज आपको चॉकलेट मिलेगी। कोई भी स्कूल में रोज चॉकलेट नहीं मिलती है, जो कि हानिकारक भी होती है। इसी तरह से तो फॉल्स प्रॉमिस ना करते हुए कैसे उनको पॉजिटिव वर्ड्स के थ्रू उनके लिए उनके माइंड में जो इमेज है स्कूल की वो आप सुधार सकते हैं, पेरेंट्स ये कर सकते हैं। और जैसे ही वो बच्चा स्कूल आता है तो स्कूल का एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि उनको घर की याद ही ना है, एक तरह से दूसरा घर अपन बोल सकते हैं। तो टीचर्स भी वैसी लविंग केयरिंग होनी चाहिए, जो कि बच्चा स्कूल आना ही शुरू कर रहा है वो कहीं ना कहीं उन टीचर्स में अपने मम्मी को देखेगा। तो वो टीचर्स अगर ऐसी हैं कि हाँ वो प्यार से बोल रही हैं, जो उनकी ना भी बोल रही हैं तो बच्चे की कही भी अनकही बात को भी समझ पा रही हैं, तो ऐसा अगर वो टीचर माहौल देती है तो डेफिनेटली बच्चा बहुत जल्दी ही उसमें एक्यूमुलेट हो जाता है और वो नेक्स्ट डे हो सकता है वो जिद करके आए कि मुझे स्कूल जाना है, तबीयत खराब है तो भी कोई बात नहीं है, मुझे स्कूल भेजिए। ऐसे इंसिडेंट्स मेरे सामने भी आए हैं जिसमें पेरेंट्स को मुझे फ़ोन करके बोलना पड़ा है कि ठीक है उनकी तबीयत खराब है तो उनको मैं बात कर लेती हूँ, मैं उनको समझा देती हूँ, क्योंकि बच्चा जिद कर रहा है तबीयत खराब होने पर भी कि स्कूल आना है। तो इस तरह से उनके बस मानसिकता पे अपन को वर्क करना होता है, उनका साइकोलॉजी समझनी होती है। और बच्चे तो बच्चे हैं, उनको जहाँ प्यार मिलता है, जहाँ उनको ऐसा केयरिंग एनवायरनमेंट मिलता है, वहाँ पे डेफिनेटली वो बहुत जल्दी एडजस्ट हो जाता है। जी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि साइकोलॉजी समझनी है हमें। एक जब पेरेंट्स की बात चलती है तो वो देखते हैं हम कि बहुत घर में जो माहौल होता है, अक्सर ये देखते हैं बच्चे जो सीखते हैं, मैं यही मेरा सवाल था कि कई जगह ये होता है कि बहुत चिल्लाकर बात करते हैं, ठीक है, और बच्चे जो हैं उसी चीज़ को अटर करते हैं और फिर स्कूल में वैसे ही वो दूसरों से बिहेव करते हैं। तो एक पेरेंट्स को मैं मानता हूँ कि शिक्षक होने के माध्यम से आप ये बताइए कि कैसे पेरेंटिंग होना बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि नए नए जो बच्चे जो होते हैं जिनके घर में और ख़ुद भी बच्चे होते हैं माता पिता एक तरीके से, और आजकल न्यूक्लियर फैमिली हो गई, अलग रहते हैं, उन्हें नहीं पता कि कैसे बच्चों को हम पालें या क्या सिखाएं, कैसे सिखाएं, सब लोग काम में होते हैं। तो एक कुछ ऐसी बातें, ऐसी टिप्स जो बच्चों के लिए पेरेंट्स को समझनी चाहिए। सबसे पहले कि घर का माहौल, जैसे कि आपने बोला, एनवायरनमेंट का बहुत ही गहरा ताल्लुक है बच्चे के डेवलपमेंट में। और एनवायरनमेंट की बात करें तो जो भी इमीडिएट विसिनिटी में उनके लोग आते हैं, चाहे से वो केयरटेकर हो, चाहे से उनके ग्रैंड पेरेंट्स हों, चाहे से माँ बाप खुद हों, सिबलिंग्स हों, सबको इस तरह से उनका माहौल बना के रखना चाहिए कि बच्चे में कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, ठीक है। और जो आप चाहते हैं कि बच्चा मेरा इस तरह से बने, लाइक हर पेरेंट्स की एक एक्सपेक्टेशन होती है, आप चाहते हैं कि बच्चा मेरा मोबाइल ना देखे, बच्चा मेरा टीवी में ज़्यादा ध्यान ना लगाए, या फिर बच्चा मेरा पढ़ता रहे, बुक रीडिंग करे, तो सबसे पहले आपको एज ए रोल मॉडल उन बच्चे के सामने वो करते हुए दिखना है बच्चे को। जितना वो आपको देखेंगे वो सब एक्टिविटी करते हुए, कि जैसे अगर आप चाहते हैं कि बच्चा पढ़े, बुक्स रीड करे डिफरेंट तरीके की, तो आपको वैसा एक्सपोजर देना है और ख़ुद भी ऐसा माहौल बना के उनके सामने बैठ के आपको भी रीड करनी है। और हो सके तो बच्चे को साथ लेकर बैठिए, कुछ टाइम दिन का इतना दीजिए इसमें रीडिंग में 10 मिनट 15 मिनट, ताकि तब आप सब बैठ के पढ़ रहे हैं या फिर बच्चे के साथ बच्चे के लिए पढ़ रहे हैं, तो इससे उनको लगेगा कि हाँ ये बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है। जहाँ पे अगर किसी घर में टीवी ज़्यादा देखा जाता है या फिर स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, मोबाइल पे ज़्यादा टाइम बिताया जाता है, जब बच्चा ये देखता है कि एडल्ट्स ऐसा कर रहे हैं
तो वो उनको ऐसा लगता है कुछ तो फैसिनेटिंग होगा इसमें, मुझे भी ट्राई करना चाहिए। और जब डेफिनेटली वो एक बार हाथ में लेते हैं तो उनको फैसिनेटिंग लगेगा ही, क्योंकि वो पूरा अटेंशन दे रहा है मोबाइल उनको बहुत ही एंटरटेनिंग चीज़ें दिखने को मिल रही हैं, बहुत ही क्यूरियोसिटी वाली चीज़ें देखने को मिली है जो कि उन्होंने देखी नहीं है, तो उनको उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। लेकिन वहाँ उनका ध्यान ना जाए, उसके लिए पेरेंट्स को रोल मॉडल बनना चाहिए। घर का माहौल इस तरह का हो कि एक दूसरे से कम्युनिकेशन अच्छा हो। अगर कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप गेम्स के थ्रू और इन्वॉल्व होंगे एक दूसरे की एक्टिविटी में, क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, तो डेफिनेटली बच्चा भी उसी तरह से लविंग, केयरिंग और रिस्पेक्ट देने वाला ही बनेगा। जी, और यहाँ पर एक दर्शकों बहुत अच्छी बात समझ में आती है कि ये जो स्क्रीन टाइम है ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसको समझना ज़रूरी है, इसे कम करना ज़रूरी है। यूँ तो नहीं बात हम कहेंगे कि बिल्कुल रोक सकते हैं, क्योंकि स्कूल में भी स्मार्ट क्लासेस होती है, वहाँ पे भी स्क्रीन होती है, पर बच्चे क्या देख रहे हैं इसकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए। और ये जो आजकल जो रील्स का मैडम ये इतना बच्चे घंटों बड़े भी देखते जाते हैं, वक्त का पता नहीं चलता और वक्त एक तरीके से हाथ से चला जाता है। फिर समझते हैं कि अरे क्या देखा था ये भी याद नहीं है। तो बच्चों के लिए ये बहुत एक घातक है और नहीं देखना चाहिए। और एक बात और देखते हैं हम कि बच्चों का जेस्चर पॉस्चर, गर्दन किस तरीके से रखते हैं, और माता पिता कहते हैं कि खाना खिलाना है तो बिना मोबाइल के खाता ही नहीं है। ये चीज़ें हम ही आदत डाल रहे हैं और इसे रोकना चाहिए, क्योंकि ऐसे पॉस्चर्स हैं जैसे झुककर देखते रहना, कंटिन्यूस, इतना पास से देखना, बच्चों के छोटे छोटे बच्चों के चश्मे चढ़ जाते हैं। सही, तो ये सीखना बहुत ज़रूरी है। या बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि ये चीज़ें माता पिता हैं या फिर स्कूल में टीचर्स भी इस तरह के कुछ सेमिनार्स ले सकती हैं, उनके साथ मीटिंग 1-on-1 टॉक कर सकती हैं, एडवाइजरी सेशंस ले सकती हैं, जिसमें वो बताएं कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। लाइक मैं ये नहीं बोलती कि बिल्कुल टेक्नोलॉजी एकदम ख़राब है, आप उसको, छोटे बच्चों के लिए तो बहुत ही लाइक आँखों पे असर पड़ता है, आपकी नींद आपकी पूरी नहीं होती है, और कई छोटे बच्चों में तो डिलेड स्पीच हो जाती है, बच्चे को बोलता हुआ बच्चा भी थोड़ा सा कम बोलने लग जाता है या ना के बराबर बोलने लग जाता है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग मैं बोलूँगी। लेकिन ये इसका सबका ध्यान में रखते हुए लाइक पेरेंट्स को भी चाहिए कि उनको समझाए कि कितना अपना स्क्रीन टाइम होना चाहिए, और मॉनिटर करें अगर छोटा बच्चा है तो कि ये आप अगर 1 घंटा अगर आप देख रहे हो तो एजुकेशनल ही देख रहे हो, और खुद साथ में लेकर बैठें और अपने साथ में उनको समझाते हुए दिखाएं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही बच्चा बड़ा हो जाता है उनको ऐसा लगता है कि मेरे पास गैजेट है, मुझे आप छोड़ दीजिए। और वो सही बात आपने बताई है कि वो आदत भी अपन ने डाल दी है, जब अपन ने एज अ टूल उसको यूज़ करा, जब भी अपन को कुछ ऐसा होता है कि हाँ बहुत सारा काम है या फिर कोई मेहमान है या फिर कोई इम्पॉर्टेंट मेल सेंड करना है, तो वी जस्ट थिंक कि चलो अपन बच्चे को साइड में मोबाइल के साथ में बिठा देते हैं, एटलीस्ट बच्चा वहाँ से हिलेगा नहीं, शैतानी नहीं करेगा, सेफ रहेगा। तो ये आदत ही अपन ने डाली है, लेकिन जब वो बड़ा होने के बाद वो उसकी आदत और एडिक्शन बन जाता है तो बहुत ही परेशानी होती है पेरेंट्स को। लेकिन उसमें भी बच्चों के साथ काउंसलिंग करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, काउंसलिंग करके उनको बताना कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, हर एक चीज़ सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, लेकिन सही अगर आप उसको सही तरीके से यूज़ करें जी, सही मात्रा में यूज़ करें, और वही अगर आप डिफरेंट तरीके से गलत तरीके से यूज़ करेंगे, बहुत ही अधिक मात्रा में करेंगे, बोलते हैं अति हर चीज़ की खराब होती है, अति सर्वत्र वर्जते। यस, तो इस तरह से उनको समझाने की ज़रूरत है जी। और कभी भी उनको एकदम से आप कट ऑफ मत करिए कि आज से आपका मोबाइल देखना बंद। तो वो तो डेफिनेटली लाइक अब की अपन चाय पीते हैं तो उसकी भी एक साइड इफेक्ट होते हैं, अपन एकदम से नहीं उसको कट ऑफ कर सकते कि हाँ मैं सुबह उठी कि मुझे नहीं चाय पीनी है, तो आपको कुछ हेडेक वगैरह कुछ हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों को भी एकदम से आप कट ऑफ करोगे जिसपे वो बिल्कुल डिपेंडेंट है और आप एकदम से बोल दोगे तो अग्रेसिव मोड आ जाएगा उनको ऐसे लगेगा कि नहीं मुझसे मेरे पेरेंट्स मेरे से खुश नहीं हैं, प्यार नहीं करते हैं, मुझे गैजेट भी नहीं दे सकते जहाँ मेरे सारे फ्रेंड्स को मिल रहा है। तो वो चीज़ उनको समझाने की ज़रूरत है और थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कि आज आप इतना देखिए कि 5 मिनट्स तक आपने देख लिया, 10 मिनट्स तक देख लिया, ठीक है, फिर धीरे धीरे उसको कम करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि इन बातों को सोचते हुए ही हमारे गीतकारों ने अलग अलग गीत लिखे, और ये भी है कि बच्चे मन के सच्चे, और पता चल जाता है, वो कह भी देते हैं कि हाँ मैंने ये देखा और इतनी देर देखा, और वो इस बात पे गुस्सा भी कर लेते हैं मेरा क्यों छीना। तो निश्चल भाव है, इस भाव पर एक बहुत ही खूबसूरत गीत है कि बच्चे मन के सच्चे।
बाल्यकाल में बहुत से कलाकार हैं जिन्होंने फिल्मों में कदम रखे, जिनमें नीतू सिंह नज़र आई। और ऐसे ही बच्चों में एक सर्वांगीण विकास के लिए ड्रामा बहुत ज़रूरी है, गायन बहुत ज़रूरी है। ये जो अदर एक्टिविटीज़ कही जाती है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इनका बहुत रोल होता है। तो ड्रामा को आप कैसे देखते हैं बच्चों में, क्या उसमें विकास, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहा जाता है? जी, ड्रामा का बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, लाइक बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट के, अपन सर्वांगीण विकास की बात करें तो, क्योंकि बच्चा ड्रामा के थ्रू एक तो उनको लैंग्वेज को किस तरह से इफ़ेक्टिवली वो पब्लिक के सामने बोल सकते हैं, वो कम्युनिकेट करना आता है। और कम्युनिकेशन अगर विदाउट एक्सप्रेशन है तो आपका कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव नहीं होगा। आपको एक्सप्रेशंस तो लाने ही पड़ेंगे, आपकी बॉडी लैंग्वेज उस तरह की होनी चाहिए ताकि सामने वाला आपको देखने को और सुनने को मजबूर हो जाए। आपका आई कांटेक्ट प्रॉपर होना चाहिए। और इवन आप जब स्टेज पे ड्रामा करते हैं तो आप किस तरह से वॉक कर रहे हैं, किस तरह से आप पब्लिक को फेस करना है तो पब्लिक को फेस कर रहे हैं, आप कैरेक्टर्स से कैसे वो कनेक्शन बिल्ड कर पा रहे हैं, इमोशंस कैसे दिखा पा रहे हैं, ये सब बहुत ही ज़रूरी है। और ये यही ड्रामा तक ही सीमित नहीं है, लाइक जब अपन अपने जीवन में रिलेशंस में आते हैं या फिर कोई फ्रेंड्स बनते हैं और अगर आप उससे वही उसी तरह से इफ़ेक्टिवली और एक्टिव लिसनिंग करके एक्टिव कम्युनिकेशन करेंगे तो डेफिनेटली आपके साथ में बहुत सारे लोग जुड़ते चले जाएंगे जो आपको पसंद करेंगे। तो इस तरह से आपका भी कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। और जिस भी फील्ड में आप जा रहे हैं, चाहे से आप बिजनेस कर रहे हैं, चाहे से आप कोई जॉब कर रहे हैं, कुछ भी, आप किसी भी पॉलिटिक्स में कहीं पे भी आप जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो सब जगह काम में आता है। आपके एक्सप्रेशंस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है ही कि बच्चों को ये सब आना चाहिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट के साथ। क्योंकि इसमें एक बहुत खूबसूरत बात ये होती है कि कहीं पर भी खड़े होकर किसी के भी सामने बेझिझक अपनी बात रखना जो है वो ड्रामा सिखा देता है। डेफिनेटली। और यहीं पर गायन की बात करते हैं, बच्चों को हम देखते हैं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, स्कूलों में बहुत सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं। आपकी भी थोड़ी बात करते हैं, बचपन में रिवर्स लौटते हैं, आप भी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में कभी गीत गाते थे या कुछ ऐसा होता था, या वाद विवाद प्रतियोगिता कुछ? जी, मैं थोड़ा बहुत लाइक जो कॉमन अपन बोलते हैं कि ग्रुप जो सॉन्ग्स होते थे उसमें मैं पार्ट लिया करती थी। और डांस में डेफिनेटली, डांस में तो मैंने रिसेंटली कुछ साल पहले ही पार्टिसिपेट किया था और गुजराती डांस था, फोक डांस वहाँ का, तो वो बहुत ही अच्छा लगा मुझे कि गुजरात में जाके और डिफरेंट तरीके से आप उनके स्टेप्स लर्न करके और बिल्कुल परफेक्शन के साथ आप कर रहे हैं। गरबा जी, गरबा बहुत सुंदर। तो ये जो डांस है अपने आप में कहते हैं कि एक्सरसाइज हो जाती है, और एक्सरसाइज की जब बात होती है तो पूरा विश्व जो है वो कहता है अभ्यास यानी योग। योग बहुत ज़रूरी है। और एक बच्चे को भी बचपन से देखते हैं, आजकल तो स्कूल बुक्स में भी उसमें आने लगा है कि योग के आसन बताए जाते हैं, तस्वीरें होती है, बच्चों को स्कूल में योग करवाया जाता है। और ये अपने आप में बहुत ही ताकतवर चीज़ है, क्योंकि एक जैसे साधक के रूप में बच्चे निकलते हैं, जो पढ़ते हैं वो याद रहता है क्योंकि हम मेडिटेशन करते हैं। तो कुछ योग को लेकर भी आप बच्चों के लिए कुछ बताना चाहें? योग बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लाइक सबको, पेरेंट्स को, सबको ऐसा लगता होगा कि योग तो बड़े होने के बाद करना चाहिए, अभी से क्या ज़रूरत है, लेकिन नहीं। योग से आप एक तो एकाग्रचित्त होते हैं, आपका फोकस इंक्रीज़ होता है। आप अगर ऐसा लगता है कि बच्चा थोड़ा सा नॉटीनेस, लाइक क्लास में भी अगर ऐसा है कि बहुत ही ज़्यादा शैतानी कर रहा है, जब लेक्चर हो रहा है, जब उनको पढ़ाया जा रहा है, इंस्ट्रक्शंस टाइम है, तो उस टाइम पे भी अगर उनको 2 मिनट के लिए मेडिटेशन के लिए बिठाया दिया जाए तो डेफिनेटली बच्चा वापस से अपने उस जोन में आ जाता है, जब वहाँ पे वो कनेक्ट कर पाए टीचर से और वो इंस्ट्रक्शंस ले पाए। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ जो सर्वांगीण विकास की अपन बात कर रहे हैं उसमें बच्चों के ग्रॉस मोटर और फाइन मोटर की अपन बात करते हैं कि छोटी मसल्स और बड़ी मसल्स की। तो योगा अगर आपने कर लिया है तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी तो आपकी बॉडी में आ ही गई है, तो आप कुछ भी कर सकते हैं उसके बाद में, कितना ही दौड़ाइए, कितना ही आपको स्पोर्ट्स में, आप किसी भी स्पोर्ट्स में जा सकते हैं। जी, और ये आज की तारीख में एक मुहिम है बहुत बड़ी, और भारत विश्व गुरु है और बनने की राह पर चल पड़ा है। वैसे तो हम मानते ही हम विश्व गुरु हैं, पर राह बहुत बड़ी है और चलते चले जा रहे हैं। और यहाँ जो योग है उसने पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत क्या है ना जी। और प्रधानमंत्री मोदी जी जिस तरीके से योग के लिए इतने बड़े बड़े आयोजन होते हैं और सब जगह योग है, तो ये योग की जो ताकत है वो
बच्चों को बहुत समझनी चाहिए। जी। और इसमें जो टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, जब बच्चे को सिखाया जाता है और वो करता है, तो जैसे मैं खुद देखता हूँ कि बच्चा वो पद्मासन कर रहा है, बच्चा जो है ताड़ासन कर रहा है, तो वो कहता है कि ये मुझे स्कूल में सिखाया था। तो बड़ी खुशी होती है कि ये चीज़ें हम बच्चों को शुरू से डालते जाएं, तो कहीं जो ये बीमारियां, जो अवसाद, तनाव, इन सब का जो है इलाज योग है। जी, मैं हमेशा सबको ये कहती हूँ कि अगर सर्वांगीण विकास में देखें तो सबसे पहले आता है बच्चे का सोशल इमोशनल डेवलपमेंट। आप मेंटली और इमोशनली कनेक्ट हो और सोशली कनेक्ट हो लोगों से और इमोशनली डेवलप्ड हो। उसके बाद में अपन बात करें फिजिकल डेवलपमेंट, तो उसके लिए अगर योगा आपने कर लिया तो आपको और कोई फिजिकल डेवलपमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। और अगर फिजिकली और इमोशनली सोशली अगर आप कनेक्टेड हो, आप डेवलप्ड हो, तो फिर आपको आपकी दूसरी स्किल्स में कोई नहीं रोक सकता है। आप उतने ही कॉन्फिडेंट बनते रहते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। जी, ये आगे बढ़ने की एक जो बात है, इसको मैं शिक्षा की तरफ जोड़ूं तो आजकल जो है आगे बढ़ने में वे नंबर की रेस बहुत ज़्यादा लगी है मैम। ऐसा लगता है कि हर कोई चाहता है कि 90 से 100% के बीच में नंबर आए, और आते भी हैं, 100 भी नंबर आते हैं, अभी रिजल्ट में देखा। तो ये जो रेस है, और इस बीच पेरेंट्स की भी रेस होती है, नहीं वो बच्चे को बहुत पुश करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को? आप क्या कहना चाहिए? मैं ऐसा सोचती हूँ कि बच्चे को कभी भी पुश नहीं करना चाहिए। बच्चे में बस एक ललक, एक जिज्ञासा क्रिएट करनी चाहिए, एक उनको इंटरेस्ट डेवलप रहे कि हाँ, मुझे पढ़ाई में ये पढ़ने में देखता हूँ कि इससे मुझे क्या और सीखने को मिलता है। एक वो जिज्ञासा रहती है तो वो आगे से आगे पढ़ाई में उनका इंटरेस्ट डेवलप रहता है और वो अपना टाइम कहीं ना कहीं निकाल के और फोकस्ड रहेंगे पढ़ाई में। और अगर अपन मार्क्स की बात करें तो मार्क्स को मैं एक तरीके से फीडबैक की तरह लेती हूँ, और मैं पेरेंट्स को भी बोलूँगी कि वो भी एक तरह से फीडबैक का ही नज़रिए से ही देखें। मार्क्स कुछ कम कुछ ज़्यादा नहीं होते हैं, वो आपको बताते हैं कि किस में आप बेहतर हैं, किस में आप बेहतर हो सकते हैं, ताकि अगर वो आपको पता चल जाएगा तो डेफिनेटली बच्चा उस पर काम कर लेगा, और उस पर काम करने के बाद वो भी उस कॉन्सेप्ट को, उस चीज़ को समझ लेगा। तो फीडबैक का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। बच्चों को स्टार्टिंग से ही हमको ये सिखाना चाहिए कि पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक, लाइक अगर कोई नेगेटिव फीडबैक भी दे रहा है तो उसको आपको पॉजिटिवली ही लेना है। कोई आपको बताएगा नहीं कि आप इसको इस और अच्छा कर सकते थे, तो हो सकता है आपका ध्यान ना जाए, आप नहीं उसको अच्छा कर पाए, ठीक है। और किसी ने अगर आपको बता दिया कि इसको इस तरह से करेंगे तो और बेटर हो जाएगा, आपका आधे से ज़्यादा काम सॉल्व हो गया। आपको पता है किस पे वर्क करना है, आपने वर्क किया, थोड़ा सा टाइम दिया और यू आर थ्रू। तो इस तरह से पेरेंट्स को समझना चाहिए कि उनको प्रेशराइज ना करें, उनको बल्कि सहयोग करें कि अगर आप पढ़ना है, आपको अगर कुछ चाहिए, आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो चलो हम बैठ जाते हैं, या फिर और कुछ हम आपके टीचर से बात करके और आपको समझाने की कोशिश करते हैं। उनके पीछे की भावनाओं को समझिए, उनके मार्क्स को मत देखिए। और हमेशा बच्चों को ये कहिए कि आपकी अगर मेहनत 100% आपने करी है तो उसका फल डेफिनेटली मिलेगा। बाई चांस किसी रीज़न से नहीं मिलता है तो वो एक अपॉर्चुनिटी थी, अपॉर्चुनिटी और भी मिलेगी आपको। तो उसके पीछे आप उसको एक आइडेंटिटी मत बना लीजिए कि मुझे इतने मार्क्स नहीं आए या मेरा इसमें सिलेक्शन नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगा। देयर आर मेनी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिसको आप आगे परस्यू कर सकते हैं। तो ये जो बच्चों को सिखाने के जो तरीके हैं, इनमें बहुत ये बातें जानने वाली हैं कि कैसे बताया जाए। देखिए क्या होता है कि जैसे बच्चे बड़े बड़े जो आजकल एग्ज़ाम्स होते हैं उनकी तैयारी करते हैं और वो बहुत अच्छा पढ़ रहे होते हैं, वो यूट्यूब से भी पढ़ते हैं, वो अपने कोचिंग्स में भी जाकर पढ़ते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम टाइम आता है उसके 1 महीने पहले शिवरिंग सी और सब कुछ आता है पर घबराहट होने लगती है। और जैसे हम देखते हैं बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं, कोटा में भी कितने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, सबको देखते हुए क्या उन बच्चों को आप ये बताना चाहेंगे, इनफैक्ट पेरेंट्स को भी, और मैं कहता हूँ बच्चों के साथ थोड़ा घूमना चाहिए। बार बार वो बच्चा 12 घंटे पढ़ रहा है, उसके साथ थोड़ा वॉक पर जाइए, उससे बातें करिए, कैसा लग रहा है, क्या है। अदरवाइज़ क्या है, वो कहीं कुछ कॉम्प्लेक्स में फंस जाता है, उसी में उलझ के रह जाता है। बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि बच्चों को एक तो ये पता होना चाहिए कि मुझे ब्रेक्स भी बहुत ज़रूरी हैं। कोई भी इंसान इतना कैपेबल नहीं होता है कि आप कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहें और आप कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जैसे आपने बोला कि फिजिकल एक्सरसाइज भी ज़रूरी है उस वक्त, आपको पता होना चाहिए कि कब मुझे ब्रेक लेना है। एक टेक्निक होती है पोमोडोरो
टेक्निक, ठीक है, वो ये एक्चुअली मैंने भी अपने बच्चे से ही सीखी है, बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसमें आपको 25 मिनट्स आप पढ़ रहे हो, फिर आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, फिर आप 25 मिनट्स पढ़ रहे हो, 5 मिनट्स का ब्रेक ले रहे हो, ऐसे करके आपने 4 ब्रेक लिए और फिर बाद में आप एक लॉन्ग ब्रेक ले रहे हो 15 to 20 मिनट्स। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि उस ब्रेक में आपको करना क्या है। उस ब्रेक में अगर आप रील्स स्क्रॉल करेंगे या आप गेम करेंगे तो और ज़्यादा थकान हो जाएगी और वो फ्रूटफुल ब्रेक नहीं कहलाएगा। आपको अपनी डाइट देखनी है उस टाइम पे, आपको वॉक पे निकल जाना है, आपको कोई सॉन्ग, कोई म्यूज़िक, ये इसमें इंटरेस्ट है तो आपको वो एक्टिविटी करनी है और फिर 5 मिनट्स बाद आपको अपने रूटीन में आ जाना है जो आप पढ़ते हैं। तो इस तरह से बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में एक 2 मिनट्स का शॉर्ट ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ताकि जो उन्होंने पढ़ा है उसको जल्दी से वो रिवाइज कर लें। एक बार रिवीजन हो जाता है तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैंने इतना पढ़ा है, मुझे समझ में आ गया है। फिर दोबारा पढ़िए, दोबारा से वो 5 मिनट्स का ब्रेक और कभी कभी आपको चाहिए तो 2 मिनट्स का ब्रेक लेकर आप वो रिवीजन कर लीजिए तब के तब। तो इससे ये होगा, जो जैसे कि आपने बोला कि एग्ज़ाम टाइम में उनको बहुत डिफ़िकल्टी होती है, एंग्जाइटी हो जाती है, घबराहट हो जाती है कि मैं कैसे एग्ज़ाम दूंगा, क्योंकि हर किसी को ऐसा लगता है कि मुझे कुछ नहीं आता उस टाइम पे। और ये नेचुरल है, हर बच्चे को समझना चाहिए कि घबराहट हो रही है, नेचुरल साइन है आपका, तो वो होगी। और ये इसलिए हो रही है क्योंकि आप उसकी केयर कर रहे हैं, आपको है कि हाँ मैं एग्ज़ाम में अच्छा करूँ क्योंकि मैंने मेहनत करी है, तो इट इज़ नॉर्मल। तो इस तरह का आप थोड़ा ब्रेक लीजिए एंड उसी के साथ में आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस वगैरह और योगा वगैरह। मतलब शिक्षा में खेल खेल में सब कुछ सीख लेना चाहिए जी। मतलब उसको जैसे कहते हैं ना, जीवन एक खेल है, हम खेल रहे हैं तो वो खेल ही समझना चाहिए। हार जीत लगी रहती है पर उसमें आप अपना कितना अच्छा खेले ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस बीच एक बात मैं और यहाँ पे बोलना चाहूँगी जो कि मैं नहीं बोल पाई अभी, कि क्योंकि बच्चे उस एज में होते हैं, एग्ज़ाम जब उनके सर पे होते हैं तो उनको फ्रेंड से बहुत ही अफेक्शन होता है। तो अपने फ्रेंडशिप को भी मत छोड़िए कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं फ्रेंडशिप नहीं करूँगा। जब आपको ब्रेक ले रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड से भी बात करिए। तो फ्रेंड्स, क्योंकि एक ऐसे हीलिंग होती है फ्रेंड से बात करके कि आपके हार्मोन्स उस तरह के सीक्रेट हो जाते हैं, आप बिल्कुल नॉर्मल हो चुके होते हो और देन यू कैन कम बैक, आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर सकते। और मैं तो कहता हूँ कि जब छोटे थे हम, जब टीचर्स पढ़ाती थी तो साथ में खेल भी होता था, खेलते थे, तो वो जो एक खेल, वो जो बातें हैं वो हमें ताउम्र याद आती है। जैसे हम देखते हैं कि हमें जिस तरीके से ABCD पढ़ाई गई तो हम वैसे ही करते हैं, क ख ग घ वैसे ही रिदम में गाते हैं। तो रिदम लाइफ का जो है ना वो ऐसा ही बना रहना चाहिए। एक बच्चों में एक वो होती है ना ताकत खूब मस्ती करने की, वो एक कहते हैं हर इंसान के अंदर, हमारे में वो एक बच्चा है, उसे कभी मरने नहीं देना चाहिए। डेफिनेटली। और जो चाहत है, जैसे कोई चीज़ हम नहीं कर पाए, आज जैसे मैं आपको जानता हूँ तो आप अभी गिटार सीख रही हैं इन दिनों जी। तो थोड़ी इसकी भी बात कर लेते। क्या होता है कि एज के बाद में सोचते हैं नहीं अब ये नहीं, वक्त निकल गया, अब नहीं हो सकता। आप उनको क्या कहना चाहेंगे जो ये सोचते हैं? मैं ये बोलूँगी कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, आप कभी भी कुछ भी सीख सकते हैं और सीखना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है, क्योंकि जीवन एक बार मिलने वाला है। जो भी आपके शौक हैं, जो भी आपको सीखना, आप हो सकता है बचपन में सीखना चाह रहे हो, कुछ करना चाह रहे हो, नहीं टाइम मिला, आप दुनिया की भागदौड़ में लग गए, तो जब भी आपको टाइम मिल रहा है, किसी भी एज में टाइम मिल रहा है, यू शुड परस्यू, आपको करना चाहिए वो चीज़। और क्योंकि उससे आपको जो आपके न्यूरॉन्स भी बहुत अच्छे काम करते हैं और आपकी बॉडी में जिस तरह की एनर्जी बिल्ड करते हैं आप, वो किसी और चीज़ से नहीं बिल्ड हो सकती। तो अपने पैशन को तो आपको देखना ही चाहिए और कंटिन्यू करना चाहिए। तो आप गिटार जो बजाती हैं, आप काफ़ी अच्छे अच्छे गीत प्ले कर लेती हैं, तो आप जो गिटार प्ले करती तो कितना वक्त हो गया, क्या कैसे मन में, क्या आपको बचपन से था कि मुझे गिटार सीखना है? जी, मुझे बचपन से था। और मैं आपको एक बहुत ही फ़नी बात है जो कि बताना चाहूँगी कि मैं पिलो को लेकर, और मैं ऐसे जब छोटी थी तो पोस्टर बना के कि हाँ मैं गिटार बजा रही हूँ, तब से मुझे मेरे मन में था कि हाँ कुछ एक इंस्ट्रूमेंट आना चाहिए और मेरे लिए गिटार ही आना चाहिए। और सब जिसको मैं बोलती थी सब बोलते थे कि नहीं नहीं ये तो गर्ल्स इतना नहीं देखती हैं, लेकिन मेरे मन में था कि मुझे तो सीखना ही है। अभी अचानक से मुझे ऐसा लगा कि इंस्ट्रूमेंट एक मैं सीख लेती हूँ, फिर मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं गिटार ही सीखूं। और गिटार से फिर जो मेरे सर थे उन्होंने भी मुझे बहुत काफ़ी हेल्प करी गिटार में, और 6-7 महीने से मैं सीख रही हूँ। और उसमें मुझे कुछ रिदम वगैरह मैं बजा लेती हूँ और कुछ सॉन्ग्स के साथ,
तो एक वही है कि अगर आपका पैशन है तो आप उसमें टाइम देते हैं। तो मैंने भी अपने आप को टाइम दिया उसमें, और बहुत ही अच्छा फील होता है जब मैं बजाती हूँ और दूसरे सुन के प्रेज़ करते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है। ये बात ज़रूर सुनेंगे हम, लेकिन एक बात आपकी और पैशन की बात कर लें, साइकिलिंग। साइकिलिंग का आपको बहुत शौक है, ये कैसे? साइकिलिंग का क्योंकि वही है कि फिज़िकली मैं थोड़ा सा फिट रहना पसंद करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, आपके बॉडी फ्लेक्सिबल रहनी चाहिए, और फिर साइकिलिंग ऐसी चीज़ है जो कि आप अकेले भी लेकर निकल सकते हैं। ठीक है, कई बार मैं अपने स्कूल भी साइकिल से गई हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, एकदम फ्रेश एयर में आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, एक अलग ही एनर्जी फील होती है। और मैं 12 किलोमीटर एक दिन में मैं कर लिया करती थी पहले, तो अभी थोड़ा सा गैप आ गया है, और लेकिन बहुत ही अच्छी चीज़ है, आपको एनर्जेटिक रखती है। और इसी के साथ जो भी साइक्लोफन होते थे, डुअथलॉन होते थे, मैं उसमें पार्टिसिपेट करती थी। इवन मेरे हस्बैंड भी फिटनेस फ्रीक हैं, तो उन्हीं के ज़रिए मुझे भी ऐसा लगता था कि ठीक है अपन करते हैं, और उसको फिर कंप्लीट हम करते थे। तो मतलब दोनों साथ में साइकिलिंग करते हुए निकल जाते हैं आपके? वाह, वेरी गुड। तो ये परिवार का साथ होता है ना, तो बहुत एक रास्ता और आसान हो जाता है, चीज़ें और नई नई हम ऐड कर सकते हैं लाइफ में। लाइफ में स्पोर्ट्स बहुत ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ये। अब तो कहते हैं ना कि हाँ, खेलेगा इंडिया, खेलेगा तो इंडिया, खेलो तभी इंडिया बढ़ेगा है इंडिया। तो आप इन खेलों में हैं, तो कोई ऐसा खेल जो कि आपको बचपन से बहुत पसंद रहा हो, वो भी आप खेलते रहे हो, आज भी खेलते हो? हाँ, बहुत ही ज़्यादा मैं अच्छी नहीं हूँ उसमें, लेकिन बैडमिंटन एक ऐसा खेल है कि जो मैंने स्टार्ट कर दिया था काफ़ी पहले, और वही मेरे हस्बैंड के साथ में हम पहले नीचे ही सोसाइटी में खेला करते थे, फिर हमने इंडोर स्टेडियम में जाना स्टार्ट कर दिया। इस तरह से जब भी टाइम मिलता है मैं उसको भी एक ऐसी हॉबी रखती हूँ जिससे मैं अपनी एनर्जी फ्लो कर पाऊँ और फिटनेस की तरफ बढ़ूँ। तो देखिए, आपकी इतनी सारी हॉबीज़ के बारे में जान रहे हैं हम, बड़ा अच्छा लग रहा है। और इस बीच जो गिटार की बात चली थी, तो आपकी जो कुछ गानों की रील है वो आज यहाँ पर पहुँची है, तो आइए सभी दर्शकों के साथ देखें आप कैसा गिटार प्ले करते हैं। वाह, आप तो बहुत अच्छा प्ले करते हैं। अच्छा ये बताइए, पहला कौन सा गीत था जो कि आपने सीखा गिटार पे? मैं तेनू समझावा की। हाँ, और वही सुनाई भी दिया है वो हमें। भी सुनाई।
अब यहाँ पे हम बात करते हैं, आपने इतना काम किया है, उन बच्चों के लिए भी आप काम करती हैं जो कि कहीं पढ़ाई से बहुत दूर हैं, तो ये मन में कैसे ख्याल आया और कैसे शुरुआत हुई इसकी? जी देखिए, एक तो सबसे पहले जब भी आप एक कोई भी फीमेल, अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप जब प्रोफेशन में आते हैं तो आपको फैमिली का सपोर्ट चाहिए होता है। वो पूरा सपोर्ट मुझे मेरे हस्बैंड से, इवन मेरे दोनों किड्स से मिला। और फिर जब मैं इस लाइन में आई तब मुझे ऐसा लगा कि जिस स्कूल में मैं थी उसमें बहुत ही अच्छे वेल डू फैमिली से बच्चे आते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि इनका कितना अच्छा मतलब फ्यूचर हो सकता है, कि क्योंकि ये बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। और जब मैं घर जाते वक्त अपने पास मतलब रास्ते में जो स्लम एरिया आता था वहाँ पे नज़र डालती थी, तो मुझे ऐसा लगता था कि कैसा है कि वो बच्चे बहुत अच्छी एजुकेशन मिल रही है और इनको बिल्कुल एजुकेशन का कुछ नहीं मालूम है जी। तो मेरे मन में ऐसा रहा कि मैं कुछ कर सकती हूँ उनके लिए। और जब भी मैं उनसे जाती थी कुछ ना कुछ उनको डिस्ट्रीब्यूट करने, तो वो बहुत ही अच्छे से करते थे कि हाँ मैम ये वो टीचर जी। फिर मैंने उनको एक बार इकट्ठा किया कि आप लोग आइए मेरे साथ में, वहाँ पे अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्टिंग में बहुत कम नंबर था। मैंने पास की एक स्कूल में बात करी, प्रिंसिपल भी बहुत अच्छी थी, उन्होंने बहुत हेल्प करी कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो यू कैन कॉल, आप उनको बुला सकते हैं। और फिर जब मैंने बहुत ही कम नंबर में जब वो आ रहे थे तो हमें ऐसा लगा कि उनको किसी तरह से अपन को अट्रैक्ट करना है। तो उनको वो है कि पहले अगर पेट पूजा, अगर उनका पेट भरा हुआ है तो डेफिनेटली वो शिक्षा की तरफ देखेंगे। तो हम उनको केला या कुछ भी ऐसा कुछ खाने की चीज़ें मैं उनको दिया करती थी। और धीरे धीरे मैंने देखा कि उनका नंबर बढ़ने लग गया। फिर धीरे धीरे मैंने उनको थोड़ा हाइजीन के बारे में बताया। और फिर जब वो इस लेवल पे आ गए कि हाँ वो रेडी हो गए शिक्षा के लिए, फिर मैंने उनको नोटबुक, पेंसिल, इरेज़र ये सब उनको इंट्रोड्यूस करवाया कि ये सारी चीज़ें होती हैं जो भी बहुत अच्छी होती हैं। और फिर उनको मैंने टेक्नोलॉजी का भी यूज़ करा मैंने उनके सामने, क्योंकि मुझे पता है कि उनको वो तरीके की एजुकेशन मिल ही नहीं सकती। जो टेक्नोलॉजी से मैंने जब उनको क्लासेस लेने लगी, उनको मैंने वीडियोस दिखाया कि हाइजीन पे ये होता है, या फिर कोई अगर उनको लेटर्स भी सिखा रही हूँ तो मैं उनको वीडियो के थ्रू सिखा रही हूँ, तो उनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ता गया और बहुत ही जल्दी मेरे पास बहुत सारे बच्चे आने लग गए। तो मैं बहुत ही सफलता मानूंगी उसमें कि बच्चे अगर उनको सही मार्गदर्शन मिले तो वो कुछ भी कर सकते हैं लाइफ में। और ये सीधा एग्जाम्पल यही हैं जो कि मैंने मेरे स्लम के बच्चे। और फिर किसी रीज़न से मुझे वो डिसकंटिन्यू करना पड़ा। फिर भी मैं जब वहाँ से गुजरती थी तो वो पूछते थे मैम आप कब क्लास ले रहे हैं। फिर मुझे वापस से मैंने उनको स्टार्ट करके, एंड बहुत ही अच्छी जर्नी रही वो। और दूसरों के लिए बोलते हैं कि दूसरों के लिए जब आप कुछ करते हैं तो आपको जो रियल मायने में जो सेटिस्फेक्शन होता है वो उसी से मिलता है। तो जब मैंने उनके चेहरे पे वो खुशी देखी, जब मैंने देखा कि उनके पास चीज़ें ना होते हुए भी कैसे वो कॉम करके अपने बालों को कंघी करके और नहा के मेरे कहने पर वो आ रहे हैं, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। मुझे लगता है कि इस चीज़ को और कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि और बच्चे जो हैं, और सभी को शिक्षा का अधिकार है। जब हम राइट टू एजुकेशन करते हैं, बात सुनते हैं, और सब बच्चे अलग अलग बड़ी बड़ी स्कूल्स में पढ़ते हैं, हालांकि हर स्कूल बड़ी है क्योंकि ज्ञान तो हर जगह है, कोई भी स्कूल छोटी बड़ी नहीं होती। तो ये जो बच्चों की शिक्षा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आरटीई के माध्यम से उन बच्चों तक शिक्षा पहुंच रही है। बहुत अच्छी बात है कि आरटीई का जो ये कदम है जो कि शिक्षा विभाग ने, गवर्नमेंट ने अपनी उठाया है, बहुत अच्छा है। बच्चे जो कि पेरेंट्स सोच भी नहीं रहते, उनकी एक मंशा रहती है कि हाँ मेरे बच्चे भी दूसरे बच्चों के साथ में स्कूल जाएं और वैसी ही एजुकेशन लें, तो बहुत ही अच्छा कदम है जिसको कंटिन्यू करना चाहिए। और वो बच्चे भी बहुत ही प्राउड फील करते हैं। इवन मेरे ही शिक्षा काल में मैंने ही कुछ आरटीई के बच्चों को पढ़ा रखा है, तो मैं कनेक्ट करते हुए बहुत अच्छे से बता सकती हूँ कि वो इतने ब्रिलियंट थे कि मुझे ऐसा लगता था कि रियली वो डिज़र्व करते हैं ये सब एजुकेशन इस लेवल का। और इस बीच एक और आपकी उपलब्धि वो है, वो भी हम बात कर लेते हैं, आकाशवाणी राजकोट जी। तो आप वहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जो आपके लेख है वो आप सुनाया करती थी पर्यावरण पर। जी। तो वो एक कैसे रेडियो की दुनिया शुरू हुई, रेडियो पे आप पहुँचे, उस बारे में भी थोड़ी बात करें। जी, मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो एनवायरमेंटल साइंस, पर्यावरण विज्ञान रहा है।
तो मुझे ऐसा लगता था कि सब में ये अवेयरनेस पहुंचनी चाहिए कि पर्यावरण, जो कि अपन को सभी को पता है कि बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है, जिसका सभी का ध्यान जाना चाहिए और टाइमली उसको उस पर एक्ट भी करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं ये बात पहुंचा सकूं। तो आकाशवाणी ने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी, उन्होंने मुझे बुलाया कि आप बोलिए, और जब मैंने वो मतलब मेरा कास्ट हुआ वो, तो मुझे ऐसा लगा कि यस, जो मैं चाह रही थी वो हो रहा है। तो अभी भी मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों से कि आपको पर्यावरण को नेग्लेक्ट बिल्कुल नहीं करना है। जैसे अभी मैं अगर कनेक्ट करके बताऊं छोटे बच्चे की डेवलपमेंट में कैसे एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस है, वैसे ही अपने लिए एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है, वो भी फ्रेश एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है। तो पर्यावरण को अगर अपन को एकदम साफ पर्यावरण अगर अपन को चाहिए तो बहुत ही सिंपल तरीका है कि आप पौधे लगाइए। पौधे, अगर एक जना ये प्लेज ले लेता है कि एक पौधा वो लगाएगा ही लगाएगा, तो सोचिए कि कितने सारे पौधे हो जाएंगे। और क्या फिर आपको लग रहा है कि आपको अच्छी ऑक्सीजन नहीं मिलेगी? डेफिनेटली आपको मिलने वाली है। तो पौधों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है, ये सभी को पता है, फिर भी हम उसको एक्ट नहीं कर पा रहे हैं, उस पर पौधे नहीं लगा पा रहे हैं। और जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला कि अगर दूसरों के लिए कुछ करते हैं तो वो बहुत ही अच्छे तरीके, सही तरह के मायने में सेटिस्फैक्शन देता है। इसी तरह से अगर आप पौधा लगा के देखिए, पौधा लगाएंगे तो आपको जो सेटिस्फैक्शन मन में फील होगा कि आप अपने लिए तो कुछ कर ही रहे हैं, ऑक्सीजन आपको भी मिलने ही वाली है, लेकिन आप पर्यावरण जो कि सब लोगों के लिए है उसके लिए भी आप बहुत अच्छा हेल्प कर रहे हैं। तो यही मैं सबको बोलूँगी कि आप प्लीज़ एक पौधा ज़रूर लगाइए, एक पौधा, और हो सके तो अपने जन्म तारीख पे या फिर कोई भी इम्पोर्टेंट जो भी आपकी डेट होती है, एनिवर्सरी पे, कभी भी आप एक पौधा लगाइए, उसकी देखभाल करिए, और फिर आप जब उसको नर्चर होते हुए देखेंगे तो आपको बिल्कुल वैसी ही खुशी होने वाली है जैसे आपको अपने बच्चे को नर्चर होते हुए देखते। और देखिए, पर्यावरण के लिए हमारे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इतना बड़ा एक यूँ कहें क्रांति ला दी कि भाई एक पेड़ माँ के नाम, और करोड़ों पेड़ लगे हैं। और ये एक बात, एक संदेश की जीत है कि किस तरीके से पर्यावरण को हम संरक्षित कर सकते हैं। हमारा आने वाला जो भविष्य है, जो बच्चे हैं, आगे देश के भविष्य हैं, उनके लिए हमने क्या किया? एक पेड़ अवश्य लगाना चाहिए, एक पौधा लगाना चाहिए माँ के नाम। जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मैं भी इसको अग्री करूँगी। और मैंने भी लगाए, और दर्शकों आपको भी लगाना चाहिए। और अब थोड़े दिनों बाद जैसे ही मौसम आएंगे तो उस दौरान आप लगाइए, और बहुत आनंद मिलता है। और कभी भी निकलें तो एक बॉटल पानी की रखें, और जहाँ देखें कोई पौधा किसी ने लगाया है रोड पर तो उसे पानी दे दें। तो ये एक अच्छा कार्य है, करना चाहिए। और फिर कभी उस पेड़ की छाया में कोई बैठेगा तो याद करेगा कि ये पेड़ कैसे रहे जी। अब ऐसे बातें कर रहे हैं हम इतनी सारी, और पर्यावरण की बात भी कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं। शिक्षा में पर्यावरण का महत्व बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये शिक्षा आज की तारीख में ज़रूरी है कि कैसे हमें रहना है। आजकल कंक्रीट के जंगल बनते जा रहे हैं, मकान बनते जा रहे हैं, जंगल कैसे पहले से साफ़ होते रहे, लेकिन अब फिर से जो क्रांति आई है ये बहुत सुखद है। कैसे देखते हैं आप? जी, पर्यावरण सब्जेक्ट बहुत ही अच्छा है, जो कि अगर छोटे से बच्चों में अवेयर कराया जाए उनको कि पर्यावरण कैसे अपने लिए इम्पोर्टेंट है, और वो अवेयरनेस को उनको बोलें कि आप दूसरों में भी फैलाइए, तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। उनमें भी कॉन्फिडेंस आएगा, वो दूसरे लोगों को जाके बोल रहे हैं कि ये इस तरह से अपन, ये तरीके हैं कि अपन शुद्ध जल पी सकते हैं, ये सारे तरीके हैं कि अपन पेड़ लगा के और अपने एनवायरनमेंट को जो वायु प्रदूषण हो रहा है उसको अपन रोक सकते हैं। तो बच्चों में तो ये इनकलकेट करना ही चाहिए, और उसके लिए जैसे कि हर चीज़ के लिए पेरेंट्स को आगे बढ़ना पड़ता है बच्चों से करवाने के लिए, और क्योंकि उनको रोल मॉडल बनना पड़ता है, तो पेरेंट्स अपनी पहल लें और बच्चों को भी अपने साथ लें। तो ये बहुत ही अच्छा, एक बहुत ही सुखद और स्वच्छ जगह बन सकती हैं लोगों के रहने के लिए। बहुत ही आनंदमयी बातें हुई है, और बहुत ही अच्छा लगा आज इतनी सारी बातें हुई। आप यहाँ पर आए और बच्चों की बात हुई, शिक्षा की बात हुई, और बच्चों को कैसे रख रखाव हो उसकी बात हुई पेरेंट्स को। बहुत अच्छा लग रहा है। धरती धरोहर पर आप आए निशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद।